Netanyahu has declared a state of war with Hamas. אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Israel has formally declared war. Israel's response has been swift. Thousands of airstrikes, and Gaza is now cut off from all essential services, including electricity, water, and food. The U.S. will now ensure that Israel has exactly what it needs to defend itself. The United States stands with Israel. We will not ever fail to have her back. हेलो एवरीबॉडी 7 अक्टूबर 2023 को हमास नामक एक आतंकवादी संगठन ने इसराइल पे अटैक कर दिया और वहां के सिविलियंस को मारना शुरू किया। हमास ने 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स इसराइल की तरफ छोड़े और साथ ही साथ हमास के टेररिस्ट इसराइल में पैराग्लाइडिंग करके लैंड करते हुए दिखे। बच्चों बूढ़ों को गन पॉइंट पे रखा जाने लगा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होना शुरू हुआ, उन्हें वस्त्रहीन हालत में जबरदस्ती चलवाया गया। इसके बाद इसराइल ने ऑफिशियली हमास पे वॉर डिक्लेयर कर दी। ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. और उसके बाद एयर स्ट्राइक्स आनी शुरू हो गई। अब ये अटैक हमास ने क्यों शुरू किया, ये जानने से पहले इसराइल और पैलेस्टीन की हिस्ट्री को समझना होगा, क्योंकि हमें टुकड़ों टुकड़ों में इस कहानी के अंश तो पता है लेकिन पूरी कहानी नहीं पता। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 9th सेंचुरी बीसी से, जब किंगडम ऑफ इसराइल हुआ करता था और वहां के राजा किंग सोलोमन, जो कि उस किंगडम के 4th किंग थे, अपने शासन के दौरान किंग सोलोमन फर्स्ट टेंपल को बनवाते हैं, जिसे कई लोग सोलोमन्स टेंपल भी बुलाते हैं। लेकिन 5th सेंचुरी बीसी में इस टेंपल को बेबीलोन्स के द्वारा तोड़ दिया जाता है जेरूसलम इन्वेजन के दौरान। बेबीलोन्स के रूल के अंडर ही कई सारे इजरायलीज यूरोप में माइग्रेट करना शुरू करते हैं। इसके बाद साल 538 बीसी में पर्शियन किंग साइरस II बेबीलोन्स के ज्यूज को इन्वाइट करते हैं टेंपल वापस बनवाने के लिए, और 516 बीसी में इस टेंपल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है और इसका नाम सेकंड टेंपल पड़ जाता है। इसके बाद रोमन्स इन्वेट करते हैं जेरूसलम को। रोमन्स के रूल्स के दौरान ही जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है एक जूइश फैमिली में, और बड़े होकर जीसस जूइश आइडियोलॉजी से हटके दूसरी आइडियोलॉजीज को सिखाना शुरू करते हैं। ये बात रोमन सेनेटर्स को इतनी पसंद नहीं आती, इसलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और पॉइंटस पिलेट, जो कि रोमन प्रोविंस ऑफ जुडेयो के 5th गवर्नर थे, उनके ऑर्डर पे उन्हें क्रॉस पे लटका के कील ठोक दी जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद साल 306 में रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट रोमन एम्पायर के किंग बनते हैं, और ये पहले किंग होते हैं जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं। इनकी कन्वर्ट होने के बाद जो ज्यूज रोमन एम्पायर में रह रहे थे, उन्हें कंपलसरी फिस्कस जुडाइकस नाम का टैक्स भरना पड़ता था, और रोमन्स इस टैक्स से जितना भी पैसा कलेक्ट कर रहे थे वो सारा रोम के टेम्पल ऑफ जुपिटर के रिकंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में यूज किया जाने लगा। इन्होंने कई लॉज निकाले जिसके अकॉर्डिंग ज्यूज क्रिश्चियन स्लेव्स नहीं रख सकते थे, मिक्स्ड मैरिजेस पे पाबंदी लगा दी गई, और डेथ पेनल्टी की सजा उनके लिए जो क्रिश्चियनिटी से जुडाइज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ इन्होंने इजराइल में कई जगहों पर चर्चेस भी बनाने शुरू किए। इसके बाद साल 638 में उमर की आर्मी ने जेरूसलम पे कब्जा किया, और वहीं पे उन्होंने डोम ऑफ द रॉक और अलग-सा मस्जिद को भी बनाया। इसके बाद स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1890s में, जहां यूरोप में जो ज्यूज रह रहे हैं उनके अंदर एक ज्यूइश होम की भावना बढ़ना शुरू हो रही थी। साल 1882 में लियोन पेंस्कर नाम के एक ज्यूइश राइटर एक बुक लिखते हैं ऑटो इमेंसिपेशन, जिसमें वो ये बताते हैं कि कैसे यूरोप में जो ज्यूज रह रहे हैं उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा आम लोगों के द्वारा। इसी बुक को ज़ायोनिज्म का फाउंडिंग डॉक्यूमेंट भी माना जाता है, और इसी से शुरुआत होती है मॉडर्न ज्यूइश नेशनलिज्म की। ज़ायोनिज्म एक कॉन्सेप्ट था उस टाइम के ज्यूज के अंदर, ज्यूइश लोगों के लिए पैलेस्टीन में एक ज्यूइश होमलैंड का। इसके बाद साल 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटेन जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहा था। इसी वॉर के बीच ब्रिटेन और फ्रांस एक सीक्रेट अग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसका नाम था साइकस पिकेट अग्रीमेंट, जिसमें उनका प्लान था मिडिल ईस्ट को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में डिवाइड करना और रूल करना, जिसमें प्रेजेंट डे इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इसराइल और पैलेस्टीन आते हैं। इसी के साथ वो ये भी चाहते थे कि यूएसए और सोवियत यूनियन जैसे पावरफुल देश भी उनका साथ दे, और वो ये जानते थे कि उन देशों में रहने वाले ज्यूज अपनी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि ज्यूज एक काफी रिच और इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी थी उस टाइम पे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने ज़ायोनिज्म को सपोर्ट करना शुरू किया, और ज्यूज को प्रॉमिस करते हैं कि पैलेस्टीन में एक ज्यूइश होमलैंड होगा अगर वो ये वॉर जीतते हैं तो। उस टाइम के यूके के फॉरेन मिनिस्टर आर्थर बेल्फोर ब्रिटिश ज्यूइश कम्युनिटी के लीडर को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो पैलेस्टीन में ज्यूज के लिए नेशनल होम की क्रिएशन को सपोर्ट करते हैं। इसी लेटर को बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसके बाद साल 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद
ब्रिटिशर्स इस्तांबुल और पैलेस्टीन के एरिया पे रूल करना शुरू करते हैं और जूस को पैलेस्टीन में माइग्रेट करना शुरू करते हैं। साल 1990 से 1923 के बीच करीब 35,000 जूस, साल 1924 से 1931 के बीच करीब 82,000 जूस और साल 1933 से 36 के बीच में 1,74,000 जूस यूरोप से पैलेस्टीन में माइग्रेट करते हैं। ये नंबर इसलिए बढ़ता जा रहा था क्योंकि इसी टाइम के आसपास हिटलर पावर में आ रहा था और उसके रूल के अंडर जूस को मासेस में मारा जा रहा था। ये माइग्रेशन अरब नेशंस को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो इसे अपोज करना शुरू करते हैं। साल 1936 में अरब्स पैलेस्टीन में विद्रोह करना शुरू करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ और ये डिमांड करते हैं कि जूइश इमिग्रेशन पर रोक लगा दी जाए, लेकिन इस विद्रोह को ब्रिटिशर्स के द्वारा दबा दिया जाता है। इसी के साथ ब्रिटिशर्स की हेल्प से जूइश लोग पैलेस्टीन में जमीन भी खरीदना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो जाता है और यूके पैलेस्टीन का पार्टीशन का प्लान लेके यूएन के पास चला जाता है। यूएन एक प्लान प्रपोज करता है जिसमें 48% लैंड पैलेस्टीनियंस को दिया जाएगा, 44% लैंड जूइश को दिया जाएगा और 8% लैंड जेरूसलम का एरिया होगा जो यूएन के कंट्रोल में रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जेरूसलम 3 धर्मों का सबसे पवित्र जगह है, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम। इस प्लान को पास कराने के लिए वोटिंग की जाती है जिसमें 33 कंट्रीज इसके फेवर में वोट करते हैं, वही 13 कंट्रीज इसके खिलाफ वोट करते हैं जिसमें से एक इंडिया भी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन उस टाइम पे काफी ज्यादा थी। इसी के साथ इस प्लान को 29 नवंबर 1947 को अडॉप्ट कर लिया जाता है और इस प्लान के पास होने के अगले ही दिन 30 नवंबर को पैलेस्टीन में सिविल वॉर शुरू हो जाती है। 14 मई 1948 को इसराइल अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है और ब्रिटिशर्स इसराइल को छोड़ के निकल जाते हैं। ब्रिटिशर्स के जाने के अगले ही दिन 15 मई साल 1948 को अरब लीग्स के 5 देश इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया मिलकर इसराइल पर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ शुरुआत होती है फर्स्ट अरब इजरायली वॉर की। सभी को यही लग रहा था कि इसराइल इस वॉर को हार जाएगा, लेकिन चीजें बिल्कुल उल्टी होती है। इसराइल अकेले ही इन 5 देशों को हरा देता है। इसी वॉर के बाद इसराइल पैलेस्टीन का 26% एरिया और अपने कब्जे में ले लेता है जो यूएन ने उन्हें अलॉट किया था। इसके बाद साल 1949 में ये सारे देश आर्मिस्टाइज अग्रीमेंट को साइन करते हैं जिसमें इसराइल से टेम्परेरी फाइट बंद करने को अग्री करते हैं और इसराइल से बॉर्डर एस्टैब्लिश करते हैं। इसके बाद साल 1956 में इजिप्शियन प्रेसिडेंट गमाल नसेर सूज कैनाल को नेशनलाइज कर देते हैं। इस डिसीजन के बाद ब्रिटिशर्स और फ्रेंच काफी नाराज थे क्योंकि ये दोनों इस कैनाल के मेन शेयर होल्डर्स थे। इस कैनाल को मेनली फ्रेंच ने फाइनेंस किया था और साल 1875 में जब इजिप्ट में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी तभी इजिप्ट को इस कैनाल के शेयर्स को ब्रिटिश कंपनी को बेचने पड़े थे। ये कैनाल आज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ट्रेड के लिए क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशन से लिंक करता है और इससे ट्रैवलिंग टाइम 2 हफ्ते से रिड्यूस हो जाता है। इस कैनाल को नेशनलाइज करने के बाद ये सारे इजरायली शिप्स की पैसेज पर रोक लगा देते हैं सूज कैनाल और स्ट्रेट ऑफ तिरान से। इसके रिटेलिएशन में इसराइल, यूके और फ्रांस इजिप्ट पे वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और इसराइल बड़ी आसानी से सिनाई पेनिनसुला को कैप्चर कर लेता है। यूएसए, सोवियत यूनियन और यूएन इन तीनों देशों पे काफी प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इससे वर्ल्ड ट्रेड काफी अफेक्ट हो रहा था। इसी प्रेशर के चलते यूके, फ्रांस और इसराइल इन रीजन से विड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद इसराइल इजिप्ट से एक रिटन अग्रीमेंट साइन करवाता है जिसके अकॉर्डिंग इजिप्ट इसराइल की शिप्स को कभी नहीं रोक सकता सूज कैनाल और स्ट्रेट ऑफ तिरान क्रॉस करने से। इसके बाद साल 1964 में अरब लीग के देश इजिप्ट की राजधानी कैरो में अरब लीग की पहली मीटिंग रखते हैं जहां पे वो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ की शुरुआत करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टीनियन लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करती है। मई 1967 में नासिर स्ट्रेट ऑफ तिरान को बंद करते हैं और अरब लीग के देशों के साथ मिलकर इसराइल पे वापस अटैक कर देते हैं, लेकिन इस बार भी इसराइल जीत जाता है और इसराइल सिनाई पेनिनसुला को फिर से कैप्चर कर लेता है। इसी के साथ इसराइल सीरिया के गोलन पहाड़ी, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के कई एरियाज और जॉर्डन के ईस्ट जेरूसलम को भी कैप्चर कर लेता है। इसी टाइम तक इन सब अरब नेशंस को समझ में आ चुका था कि 1-on-1 में इसराइल को हराना इनके बस की बात नहीं है, इसलिए अभी पीएलओ के द्वारा इसराइल को दूसरी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो कि है टेररिज्म। साल 1968 से 1973 के बीच में ही करीब 17 से भी ज्यादा इजरायली प्लेन्स को हाईजैक कर लिया जाता है। इसी के साथ कई टेररिस्ट अटैक्स भी देखने को मिलते हैं हमें, जिसमें से सबसे बड़ा होता है 1972 का म्यूनिक मैसेकर, जहां पे पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने इजरायली ओलंपिक टीम पे अटैक किया था। म्यूनिक में 11 इजरायली लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद साल 1973 में जूविश हॉलीडे यौम किपुर के दिन इजिप्ट और सीरिया दोनों इसराइल पर अटैक करते हैं, लेकिन ये वॉर भी इसराइल आराम से जीत जाता है। इसके बाद इसराइल और इजिप्ट दोनों कैंप डेविड अकॉर्ड्स को साइन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग सिनाई पेनिनसुला का रीजन जो इसराइल ने कैप्चर किया था साल 1967 में वो वापस इजिप्ट के पास पहुंच जाता है। साल 1988 में पीएलओ ने 2 स्टेट सॉल्यूशन भी प्रपोज किया था इसराइल के सामने, क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि ज्यूज को पूरी तरीके से इसराइल से हटाना बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। तो उन्होंने कहा था कि जो यूएन ने प्लान बनाया था उनको एटलीस्ट उतना तो वापस दे दिया जाए, लेकिन इसराइल ने इस बार साफ मना कर दिया था, क्योंकि इसराइल भी ये जानता था कि आगे जब ये अरब नेशंस और पावरफुल होंगे तो अटैक वापस करेंगे इसराइल पे। साल 1993 में इसराइल और पीएलओ ऑस्लो अकॉर्ड्स को साइन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग
इसराइल को अपनी फोर्सेस विड्रॉ करनी पड़ेगी गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक से, और पैलेस्टीन को खुद के एरियाज में गवर्नमेंट चलाने की परमिशन भी दे दी जाती है। इसके बाद हमारी स्टोरी में एंट्री होती है हमास की, जो कि पीएलओ के इस सॉफ्ट बर्ताव से खुश नहीं था और उन्होंने टेररिस्ट अटैक्स का यूज करना शुरू किया 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए। हमास की जो फंडिंग है वो मोस्टली अरब नेशन से आती है, स्पेशली ईरान से, और विद टाइम हमास स्ट्रॉन्ग बनता गया और पीएलओ वीक, इतना कि 2006 के पैलेस्टीनियन इलेक्शंस को हमास जीत जाता है और 2007 में ही गाजा स्ट्रिप पे कंट्रोल भी कर लेता है। 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे पहली एयर रेड सायरन एक्टिवेट होती है साउथ और सेंट्रल इसराइल में। हमास इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अलग-सा फ्लड को शुरू करता है, जिसमें वो 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स फायर करते हैं इसराइल पे। इसी के साथ हमास के टेररिस्ट एक म्यूजिक फेस्टिवल पे भी अटैक करते हैं, जहाँ पे करीब 5000 से भी ज्यादा लोग थे, जिसमें से 250 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और कई लोगों को किडनैप कर लिया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस अटैक के बाद 3 से 5 घंटे तक कोई हेल्प भी नहीं आई, जो कि एक बहुत ऑड सी बात है, क्योंकि इसराइल एक बहुत छोटा सा देश है और एक साइड से दूसरे साइड तक पहुंचने में इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसी के साथ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और उन्हें जबरदस्ती वस्त्रहीन चलाने की न्यूज सामने आने लगी। Of her daughter being paraded through the streets in Gaza City by Hamas terrorists, by groups of men shouting "God is great" over her prone body in the back of a pickup truck, celebrating her kidnapping. बच्चों को किडनैप किया जाने लगा, बूढ़े लोगों को गन पॉइंट पे रखा जाने लगा। कई सारी लड़कियां हैं जो अभी तक मिसिंग है, और ये चीज़ इंडिया के लिए रिलेवेंट है, क्योंकि जो इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से जानता है उन्हें ये पता है कि कैसे इस्लामिक इन्वेडर्स जब भी किसी जगह को इन्वेड करते तो इस्लामिक सोसाइटी इन लोगों को, महिलाओं को एज स्लेव्स रखना अलाउ करती, जिसे गनीमा कहा जाता है, यानी युद्ध में जीता हुआ इनाम। इसके कई एग्जाम्पल्स है। मुगल, खिलजी, घोरी, तुगलक, जब इन लोगों ने भारत पर अटैक किया तो लाखों महिलाओं को अपहरण करके उन्हें इस्लामिक देशों में जाके बेच दिया गया। और कई एग्जाम्पल्स भी है, जैसे मोपला मैसेकर और 1990 का कश्मीर एक्सोडस। आखिर महिलाओं पे वॉर या किसी भी राइट्स में सबसे ज़्यादा अत्याचार क्यों होते हैं, इसकी बात आगे आने वाले एपिसोड्स में डिटेल में करेंगे। फिलहाल वापस आते हैं इसराइल पे। देखिए, इन सब के बाद इसराइल स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर करता है हमास के खिलाफ, לא בסבבים, במלחמה. और रिटेलिएशन में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड को शुरू करता है। जितने भी लोग गाजा स्ट्रिप्स के आसपास रह रहे थे उन्हें जगह छोड़ने को कहा गया, क्योंकि टेररिस्ट उस एरिया को इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर गाजा स्ट्रिप पे टोटल ब्लॉकेट अनाउंस करते हैं और पानी, बिजली, खाना और फ्यूल की एंट्री पे पूरी तरह से रोक लगा देते हैं, और ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तभी जाएगी गाजा में जब ये हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाएगा। अभी तक करीब 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं पैलेस्टीन में इजरायली एयर स्ट्राइक से, और 5000 से भी ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इसराइल में अभी तक 1200 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गाजा है वो एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पे हमास के टेररिस्ट इनोसेंट लोगों को एज ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करते हैं, जिसमें कई मासूम लोग भी मारे जाते हैं। और अब आप ये भी देखेंगे कि ये जितने भी एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं वो गाजा स्ट्रिप पे हो रहे हैं, क्योंकि वहीं से रॉकेट्स दागे जाते हैं इसराइल पे। वेस्ट बैंक के एरियाज में लोग पीसफुली और डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करते हैं मोस्टली। और ये अटैक्स की टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये अटैक्स जस्ट एक हफ्ते बाद हुए हैं यूएस सऊदी डिफेंस पैक्ट के अनाउंसमेंट के बाद, जिसमें यूएसए सऊदी को फुल प्रोटेक्शन गारंटी करेगा। उसके बदले में सऊदी को अपने और इसराइल के रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना होगा, जो कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Saudi Arabia is keen to secure a defense pact to the United States in return for opening its ties with Israel. So much so that Riyadh is willing to give up on its demand to not offer concessions to Palestinians. जिससे इन दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी सुधरेंगे। लेकिन अब इस अटैक के बाद ये डील साइन होने के चांसेस बहुत ही कम दिख रहे हैं। इससे अभी आप सबके मन में ये सवाल आया होगा कि ये मिसाइल्स कौन से और ये हमास के पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आते कैसे हैं। देखिए, ये है कासम रॉकेट्स, जो कि 3 लाख के करीब एक रॉकेट होता है, जिसका कोई टारगेट नहीं होता। But today Hamas fires the Qassam rockets. They're cheap, costing about $3,600 a pop. They're also crude.
made in home garages, pumped with rocket fuel of sugar and fertilizers, and lethal, but without a guidance system, and that only makes them even more dangerous. इन्हें ये रॉकेट्स ईरान से मिलते हैं वाया इजिप्ट। लेकिन आपका सवाल होगा क्यों और कैसे? क्योंकि ईरान तो इसराइल को रिकॉग्नाइज करने वाले पहले देशों में से एक था। उसका रीज़न ये है कि उस टाइम पे ईरान मोहम्मद रजा पहलवी के अंडर था, जो कि यूएसए का एक पपेट रूलर था। लेकिन ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद इसराइल और ईरान के रिलेशंस बिगड़ने शुरू होते हैं। अगर आप गाजा स्ट्रिप के साउथ साइड में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो गाजा है वो सिनाई पेनिनसुला से जुड़ा हुआ है, और हमने पास्ट में ये भी देखा कि इसराइल और इजिप्ट के रिलेशंस कितने गहरे रह चुके हैं। इसलिए इजरायली आर्मीज ने इसी बॉर्डर्स पे बॉम्बिंग भी करना शुरू कर दी। इस मिसाइल ट्रांसपोर्ट के पीछे भी यूएसए का हाथ है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी के दौरान यूएसए ने ईरानियन न्यूक्लियर डील को साइन किया था P5+ पर नेशंस के साथ। इसी से ईरान मिसाइल्स को ट्रांसपोर्ट करना शुरू करता है, और ईरान एनुअली $100 मिलियन से भी ज़्यादा फंड करता है हमास को। हमने ये भी देखा है कि कैसे यूएसए ये सबसे पहले देश था जो इसराइल को एम्यूनिशंस बेचता है और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बेचता है सपोर्ट के लिए। And the US has deployed the USS Gerald R. Ford aircraft carrier group near Israel. ये बस इस वॉर को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन्हें प्रॉफिट हो सके, जैसा कि इन्हें यूक्रेन वॉर में हो रहा था। देखिए, यूएसए, फ्रांस, यूके, इटली और कई यूरोपियन देशों के साथ साथ इंडिया ने इसराइल को सपोर्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ कुवैत, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, इन जैसे देशों ने हमास को सपोर्ट किया। इंडिया में मोस्टली इंडियंस इसराइल के सपोर्ट में है। इंडिया में #IStandWithIsrael कई दिनों तक ट्रेंड कर रहा था। इंडिया में वही दूसरी तरफ कई लोग हैं जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन ओपोजिशन पार्टीज हो गई। The India alliance leaders have expressed their solidarity with Palestinians and have condemned Israel's bombing of Gaza. As many as 15 India alliance leaders, including current and former members of parliament, have equated Israel's actions to genocide attempt. या इंडियन लिबरल्स हो गए, यहाँ तक कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। Just hours after the barbaric act, AMU students here in India held a march in support of the Hamas terrorists and shouted slogans in support of Palestine. The video shows AMU students protesting and holding placards in support of Palestine. देखिए, ये हर इंसान के लिए अलग हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो पैलेस्टीनियंस है उनको भी ये समझना चाहिए कि ज्यूज अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि जिस दिन उन्होंने वेपन्स नीचे किए वो नहीं बचने वाले और दुनिया में कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला। और उन्हें खुलकर इन हमास को अपोज भी करना चाहिए कि ये टेररिस्ट आम पैलेस्टीनियंस को रिप्रेजेंट नहीं करते। पैलेस्टीनियंस को ये लगता है कि अरब देश उनकी रक्षा के लिए आएंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि उनसे बड़ा हिपोक्रेट तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ये सारे देश, चाइना कैसे उर्गुन मुस्लिम्स पर अत्याचार करता है उस पर तो बिल्कुल चुप है। पाकिस्तान में कैसे अहमदिया मुस्लिम्स को मारा जा रहा है उस पर तो शांत है, लेकिन बाकी जगह पे ये इस्लाम के रक्षक बन के पहुंच जाते। देखिए, इस अटैक को मोसाद का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर माना जाता है, क्योंकि आज इजराइल के पास सारी तरीके के सर्वेलेंस सिस्टम्स है। सर्वेलेंस के कई लेयर हैं हमास की एंट्री को रोकने के लिए। पेगासस स्पाईवेयर का नाम आपने सुना होगा, जिससे वो किसी भी देश पे स्पाई कर सकते थे। इसी के साथ ड्रोन, एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट सर्वेलेंस सिस्टम भी मौजूद है उनके पास। उन्हें ये बात पता कैसे नहीं चली कि हमास ने 3000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स जमा कर लिए थे अटैक करने के लिए, या इतने सारे टेररिस्ट अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे आगे। जब फेंसेस को काटा जा रहा था तो मोशन कैमराज ने उन्हें कैसे डिटेक्ट नहीं किया, और अटैक होने की इतनी देर बाद रिस्पॉन्स क्यों मिला गया, जल्दी इन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज क्यों नहीं किया गया। मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब 2008 में मुंबई में अटैक्स हुआ था तभी इसराइल ने कहा था कि ये एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है इंडिया का, लेकिन जो अभी हुआ है वो 26/11 से भी कई ज़्यादा बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। देखिए, इंडिया के रिलेशंस दोनों अरब नेशंस और इजराइल के साथ अच्छे हैं, तो इंडिया को तो फिलहाल ना चाहते हुए भी न्यूट्रल रहना पड़ेगा, क्योंकि अरब कंट्रीज से हमें कच्चा तेल मिलता है और कई सारे इंडियंस भी है जो अरब नेशंस में काम करते हैं जाके। वहीं दूसरी तरफ वेपन्स और टेक्नोलॉजी के लिए इजराइल हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है। और अभी हमारे पास पीओके और अक्साई चीन भी वापस नहीं आया, क्योंकि अगर हम इजराइल का फुल सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान और चाइना यूएन में जाकर ये कह सकते हैं कि पीओके पाकिस्तान का एरिया हो और अक्साई चीन चाइना का। तो पहले हमें ये दो रीजन्स अपने पास लेने होंगे और इकोनॉमिकली और मिलिटरीली हमें स्ट्रांग बनना होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा, एंड इफ यू डिड, मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद,
वंदे मातरम।